तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पोजीशनिंग। अगर हॉस्पिटल में हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसे ट्रीटमेंट के साथ साथ एक करेक्ट पोजीशन देना भी हमारा काम है, ताकि वो जो पेशेंट है वो कंफर्ट और रेस्ट की स्टेट में रहे। तो आज जितनी भी पोजीशनिंग हमारे क्लिनिकल में यूज़ होती है किसी भी पेशेंट को देने के लिए, और नोट सेट और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए आज हम ये सारी कवर करेंगे पोजीशनिंग। तो सबसे पहले वाली पोजीशन जो है हमारी वो है सुपाइन पोजीशन। इसमें देख लीजिए जो ये पेशेंट है ये बिल्कुल ऐसे सीधा लेटा रहता है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, फिर हम अपने नोट्स से जो है इसके बारे में याद करते हैं या समझाते हैं आपको। सबसे पहली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। इट इज़ ऑल्सो डोर्सल डिक्यूबिटस। ये जो सुपाइन पोजीशन का दूसरा नाम होता है ये डोर्सल डिक्यूबिटस। ठीक है, सुपाइन पोजीशन का दूसरा नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये याद रखिए। इन विच पेशेंट्स लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, मतलब कि जो पेशेंट है वो पीठ के बल सीधा लेटा रहेगा। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है वो पीठ के बल सीधा लेटा रहता है। ये देखिए जैसे कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया भी था पहले, ये सुपाइन पोजीशन है। इसमें जो पेशेंट है ये पीठ के बल सीधा लेटा हुआ है, ये होती है सुपाइन पोजीशन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, डोर्सल डिक्यूबिटस। ठीक है, तो अब हम इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स चेक करते हैं। पहला होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन, चेस्ट, लिम्स। मतलब कि कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी हो, जैसे कि कोई कह दे कि मेरे पेट में दर्द है, तो उसके 9 जो एब्डोमिनल रीजन होते हैं तो वो सब चेक करने होते हैं, तो उसके लिए भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। या फिर चेस्ट में उसके पेन हो रहा हो, या मतलब कि लिम्स वगैरह चेक करने हो, उसके कोई दिक्कत हो रही हो, तो भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। दूसरी जो है वो है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए दी जाती है ये आफ्टर सम सर्जरी एज प्रेस्क्राइब्ड। मतलब कि कई सर्जरी होते हैं जिनमें ये पोजीशन जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। सीपीआर करते हैं तब भी यही पोजीशन होती है, ईसीजी करते हैं तब भी यही पोजीशन होती है, रेस्ट एंड स्लीप की कंडीशन में हो पेशेंट तब भी यही पोजीशन होती है, और कैथेटराइजेशन मतलब कि किसी भी मेल पेशेंट को कैथेटर लगाना हो तब भी यही पोजीशन दी जाती है। वाइटल साइन मॉनिटर करने हो तब भी यही पोजीशन दी जाती है। एक्सरे, सीटी स्कैन और आईवी इंसर्शन, मतलब कि आईवी रूट के थ्रू कोई भी मेडिसिन देनी है उसे, तब भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, पोजीशन जो है हमारी वो है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये सेम होती है सुपाइन पोजीशन की तरह, बस जो इसके जो लोअर लिम्स होते हैं, मतलब कि जो ये पैर होते हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, बाकी ये बिल्कुल सेम होती है सुपाइन पोजीशन की तरह। आप देख भी सकते हो ऊपर दिखा रखे है सुपाइन पोजीशन, ये बिल्कुल सुपाइन पोजीशन की तरह होती है, बस जो लोअर लिम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके जो क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होती है, इन विच अ पेशेंट लेइंग सेम एज सुपाइन पोजीशन बट बोथ लोअर लिम्स आर इन अबडक्शन पोजीशन। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। पेरिनियल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो पेरिनियल एग्जामिनेशन कौन सी होती है, जो हमारे जेनाइटल रीजन है, मतलब कि एक्सटर्नल जेनाइटल है, और उन एक्सटर्नल जेनाइटल के से लेके और एनस तक के बीच का जो रीजन होता है उसे पेरिनियल रीजन बोलते हैं, तो उसकी एग्जामिनेशन होती है, तो उसे पेरिनियल एग्जामिनेशन कहते हैं। फीमेल जेनाइटल एग्जामिनेशन, कैथेटराइजेशन करते हैं फीमेल के अंदर तब, पेरिनियल केयर करते हैं या बेड बाथ देनी हो। ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन करनी हो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी हो, और असेसमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन, मतलब कि पेल्विक ऑर्गन चेक करने हो, उनकी असेसमेंट करनी हो, तो ये डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट पोजीशन जो है हमारी वो है प्रोन पोजीशन। इसमें देख सकते हैं आप जो पेशेंट है वो अपने पेट के बल लेटा हुआ, और जो उसके दोनों हाथ हैं वो ऊपर की तरफ उसने अपने सिर के नीचे लगा रखे हैं, तो ये कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन होती है। ठीक है, तो हम अब प्रोन पोजीशन के क्लिनिकल इंडिकेटर्स देखते हैं। प्रोन पोजीशन होती कौन सी है, इन विच क्लाइंट लाइंग ऑन हिज या हर एब्डोमेन और फेस टर्न्ड टू वन साइड, मतलब कि जो उसका फेस है वो एक तरफ मुड़ा होगा। ठीक है, प्रोन पोजीशन के अंदर। और इसके जो क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं,
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब कि उसकी जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव करने के लिए हम ये वाली पोजीशन देते हैं जब उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ताकि जो उसके लंग्स हैं उनके अंदर वेंटिलेशन बना रहे। सेकंड है स्पाइनल सर्जरी। थर्ड है पोस्टीरियर नेक सर्जरी। फोर्थ है प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, मतलब कि अगर कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो बेड के ऊपर है तो उसे अल्सर हो जाता है पीठ पे, तो इसलिए उसके पीठ पे जो अल्सर ना हो तो इसलिए हम उसे प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ड्रेनेज ऑफ ओरल सिक्रेशन, मतलब कि जो ओरल सिक्रेशन का ड्रेनेज है वो इस पोजीशन में, मतलब कि प्रोन पोजीशन क्यों देते हैं, ताकि जो उसका रिस्क है एस्पायरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब कि रिड्यूस हो जाए वो, मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है ये जो अनकॉन्शियस है, अगर वो वोमिट करता है तो वो एस्पायरेट ना कर पाए, उसे वो बाहर आ जाए, तो इसलिए हम उसे प्रोन पोजीशन देते हैं। और फिर है ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी प्रोसीजर, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है उसकी रीनल बायोप्सी की है हमने, तो मतलब कि रीनल बायोप्सी चल रही है उसकी, तो उसमें भी प्रोन पोजीशन दी जाती है। न्यूबॉर्न बेबी में जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो तब भी ये प्रोन पोजीशन दी जाती है बेबी को। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है ना, उसका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपरली वो क्लोज नहीं हो पाता न्यूरल ट्यूब से, तो इसलिए इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। और ये कब होता है, 3rd से 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये होता है। ठीक है, हमारी लेटरल पोजीशन, तो जो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होती है उसमें जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ऐसे ही लेटा रहता है, लेकिन जो इसके हाथ और पैर है ना ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं उसके, इसमें जो इसका हाथ ऊपर की तरफ है और पैर भी जो है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे नहीं होता, मतलब कि उसमें जो उसके हाथ और पैर होते हैं वो दोनों नॉर्मल पोजीशन में होते हैं। वो कौन सी होती है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होती है। और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के क्लिनिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो हम चेक करते हैं। तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में जो क्लाइंट होगा वो लाइंग ऑन हिज हर साइड, मतलब कि अपनी साइड ही एक जो करवट लेके बोलते हैं ना हम, कि करवट लेके लेटा रहता है, वो होती है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, और वो करवट जो है वो लेफ़्ट साइड लेगा। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, असेसमेंट करनी हो रेक्टल टेम्परेचर की, एनिमा एडमिनिस्टर करना हो। ठीक है, एनिमा क्या होता है, एनिमा एक दवाई होती है, उसका पाउच आता है, एक इतना बड़ा पाउच आता है उसका, तो वो जो है उसके पेशेंट के एनल रूट से दिया जाता है जब उसे कॉन्स्टिपेशन हो रही हो। और अगला है रेक्टल एग्जामिनेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दी जाती है, उसका मतलब कि एयरवे जो है वो मेंटेन रहे, ताकि अगर उसे वोमिट हो तो वो अंदर ना जाए, एस्पायरेट ना कर पाए, वो बाहर की तरफ ही आ जाए। और फिर है सुपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दवाई होती है ये, इसकी जो इमेज है मैं आगे अटैच कर दूंगा, आप सब देख भी लेना। ठीक है, ये भी क्या होती है, ये भी कब्जी के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी के दौरान भी ये पोजीशन दी जाती है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, वो सिम्स लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है, तो ये इसका डायग्राम आप देख लीजिए, जो मतलब कि हम करवट लेते हैं वो सेम पोजीशन है, बस जो इसका एक हाथ है और एक पैर है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स हम देखते हैं। सिम्स लेफ़्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है, इट इज़ सेम एज लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, सो ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। इसको सिम्स लेफ़्ट लेटरल पोजीशन को क्या बोलते हैं, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन को मॉडिफाइड लेफ़्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इन विच द क्लाइंट्स अपर लेग इज़ फ्लेक्स्ड एंड हिप एंड नीज, द लोअर लेग इज स्ट्रेट एंड द अपर आर्म रेस्ट इन अ फ्लेक्स्ड पोजीशन ऑन द बेड। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं उसके लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के, लेकिन जो ये पहले वाला है सिर्फ एक ये अलग है कि डिजिटल रिमूवल ऑफ फीकल इम्पैक्शन, मतलब कि जो हार्ड स्टूल होगा ना उसका वो रिमूव करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है, बाकी सब सेम है उसके लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के। एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सुपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रीनल एग्जामिनेशन हो गया, वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, या टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर हो गया, ये सारे सेम है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के। नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑर्थोपेनिक पोजीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डियक पोजीशन, इसे कार्डियक पोजीशन भी बोलते हैं। इन विच अ क्लाइंट अज्यूम पोजीशन सेम एज सिटिंग पोजीशन, बट इन दिस
क्लाइंट आर होल्डिंग अ पिलो अंडर द आर्म्स एंड रेस्टिंग और हेड डाउन ऑन द कार्डियक टेबल, मतलब कि जो उसके आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं, उनके नीचे एक पिलो होगा, जो वो उसका हेड है वो डाउन होगा कार्डियक टेबल के ऊपर। ठीक है, इसकी इमेज जो है वो आप देख भी लेना, यहाँ मैं अटैच कर दूंगा। क्लिनिकल इंडिकेटर्स जो है वो क्या है, सीवियर डिस्पीनिया होगा, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ होगी, एक्यूट अस्थमा अटैक आएंगे, उसे सीओपीडी का पेशेंट हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर विद पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, या आफ्टर चेस्ट सर्जरी भी देते हैं, आफ्टर एंजाइना या एमआई। एंजाइना क्या होता है, मतलब कि एंजाइना जो होता है चेस्ट पेन को बोलते हैं एंजाइना, और एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, पोजीशन हमारी है वो है फाउलर पोजीशन। तो ये फाउलर पोजीशंस के टाइप है। तो सबसे पहले जो है लो फाउलर पोजीशन, जिसमें जो हेड है बेड का वो कितना होगा, 15 से 30 डिग्री रेज कर दिया जाएगा जो हेड होगा बेड का। सेमी फाउलर में 30 से 45 डिग्री रेज कर दिया जाएगा हेड बेड का। स्टैंडर्ड फाउलर पोजीशन में 45 से 60 डिग्री, और ये जो फुल फाउलर पोजीशन होती है इसमें 90 डिग्री जो है बेड का हेड वो अराइज कर दिया जाएगा। इसमें मतलब कि पेशेंट दोनों स्टेट में होगा, एक तो वो बैठा भी होगा और दूसरा जो है बिल्कुल रेस्टिंग वाली स्टेट में, दोनों स्टेट में होता है। फाउलर पोजीशन इन विच क्लाइंट्स हेड्स आर एलिवेटेड एट 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल। तो इसके जो क्लिनिकल इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीओपीडी का पेशेंट हो सकता है, एआरडीएस मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा का पेशेंट हो सकता है, नमूनिया का पेशेंट हो सकता है, एंजाइना चेस्ट पेन, और एमआई का पेशेंट हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर का पेशेंट हो सकता है। लो फाउलर पोजीशन में क्या होता है, जो हेड है वो एलिवेटेड होगा 15 टू 30 डिग्री एंगल पर, और इसका जो क्लिनिकल इंडिकेटर्स होता है ये मतलब कि उस पेशेंट में दी जाती है जिसका आईसीपी इंक्रीज़ हो। आईसीपी क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सेमी फाउलर पोजीशन, इसमें क्या होगा, हेड जो है वो एलिवेट होगा 30 से 45 डिग्री के एंगल पर, और इसका क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या है, ये सिर्फ कंफर्ट के लिए यूज़ की जाती है। हाई फाउलर पोजीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटिंग पोजीशन, और जो एंगल है ये क्लाइंट की बॉडी और बेड के बीच वो 60 से 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है या फिर मतलब कि फीड करवा दिया उसके बाद दी जाते हैं हाई फाउलर पोजीशन। डिसोपनिया मतलब कि इरेगुलर ब्रीथिंग, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जो एसाइटिस के पेशेंट में की जाती है। एसाइटिस का पेशेंट कौन सा होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और उसके पेट में पानी भर जाता है और उसका पेट फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक प्रोसीजर करके उसका पेट का पानी निकाला जाता है। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पैरासेंटेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ट्रेंडलैंडबर्ग्स पोजीशन। ठीक है, तो अब इस पेशेंट के क्लिनिकल इंडिकेटर्स देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो ये पेशेंट है ये कौन सी स्टेट में, मतलब कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। नाम इसका वैसे भी अजीब सा है तो उसके लिए थोड़ी सी मतलब कि ये याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें देखते हैं, इन विच क्लाइंट्स लोअर बॉडी एलिवेटेड देन अपर बॉडी, मतलब कि जो क्लाइंट्स की लोअर बॉडी होगी वो एलिवेट होगी, मतलब कि लोअर बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ होगी और जो अपर बॉडी है वो नीचे की तरफ होगी। ये पोजीशन कभी भी आईसीपी इंक्रीज़ होना जिस पेशेंट का उसमें नहीं दी जाती। ठीक है, इसके क्लिनिकल इंडिकेशन क्या क्या है, पेल्विक एग्जामिनेशन, मतलब कि जो पेल्विक एरिया उसका एग्जामिनेशन करना होना तब दी जाती है। ट्रेंडलैंडबर्ग्स पोजीशन सर्जरी में दी जाती है, या फिर कोई शोक का पेशेंट हो उसमें दी जाती है। हाइपोटेंशन, मतलब कि हाइपोटेंशन क्या होता है, लो बीपी होता है, पोस्टीरियर ड्रेनेज में दी जाती है। ये पोस्टीरियर ड्रेनेज है ये भी एक मतलब कि प्रोसीजर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग्स पोजीशन है। ठीक है, तो अब इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स हम देखते हैं। पहले आप इसकी इमेज देख लो ढंग से। ठीक है, रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग्स पोजीशन इन विच क्लाइंट्स लाइंग ऑन हिज हर बैक विद 30 से 40 डिग्री फीट ऑफ बेड लोअर देन द लेवल ऑफ हेड, मतलब कि जो हमारे पैर है ना, मतलब कि पेशेंट के जो पैर हैं वो 30 से 40 डिग्री के एंगल
नीचे होंगे हमारे हेड के, ठीक है। इसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होता है, मतलब कि जिस पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो उस पेशेंट में दी जाती है ये रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग्स पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन क्या हमारी लिथोथमी पोजीशन है। लिथोथमी पोजीशन ये मतलब कि आप सबको वैसे भी पता होगा कि ये मतलब कि जब डिलीवरी होती है फीमेल की तब दी जाती है। तो अब इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स और क्या क्या हैं वो हम सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिथोथमी पोजीशन में क्लाइंट जो है वो लाइंग ऑन हिज हर बैक विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड विद 90 एंगल, मतलब कि जो उसके पेल्विक एरिया हो गया या उसके जो पैर हो गए और उसके नी है ना वो मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर बेंड होते हैं, ठीक है। और इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, हिस्टेरेक्टोमी मतलब कि यूट्रस की सर्जरी होती है तब करते हैं। हिटेरोस्कोपी मतलब कि ये इस भी यूट्रस का ही वो होता है, यूट्रस में मतलब कि एक कैमरा डाल के जो यूट्रस के अंदर चेक करते हैं उसको हिटेरोस्कोपी बोलते हैं। और फिर DNC डायलेशन एंड कर्टेज मतलब कि इसमें जो सर्विक्स है उसको डायलेट करेंगे। और फिर लाइनिंग होती है जो सर्विक्स की उसकी क्लीनिंग करेंगे और एंडोमेट्रियम की बायोप्सी करके थोड़ा बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अब है D&E डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। इसमें क्या होता है मतलब कि ये डायलेशन किसको करेंगे, सर्विक्स को करेंगे। और इवैक्यूएशन का मतलब कि जो प्रेग्नेंट टिश्यू होते हैं ना, प्रेगनेंसी के टिश्यू होते हैं उन्हें रिमूव करेंगे, मतलब कि मेनली क्या होता है अबॉर्शन करेंगे हम उसका, ठीक है। और एग्जामिनेशन करते हैं रेक्टम का, वेजाइनल का या सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं तब भी ये पोजीशन दी जाती है। और मतलब कि ये अब बताया था कि डिलीवरी के दौरान भी दी जाती है लिथोथमी पोजीशन, ठीक है। वाली पोजीशन देखो इसे बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। इसमें देख जो मतलब कि ये क्लाइंट है इसके दोनों हाथ जो है वो ऊपर की तरफ होंगे और इसके चेस्ट के नीचे एक पिलो होता है। मेनली जितना भी प्रेशर होता है ना वो इसके हाथों पे होता है और घुटनों पे होता है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैन्यू पेक्टोरल पोजिशन, इसको गैन्यू पेक्टोरल पोजिशन भी बोलते हैं। इन विच द पेशेंट्स रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट with head is turned to one side, arms extended on the bed and elbow flexed and resting so that they partially bear the patient's weight, ठीक है। मैंने बताया था कि जो जितना भी वेट होता है वो उसके दोनों हाथों पे होता है, ठीक है। द एब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड थ्रू अ स्मॉल पिलो मे बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, मतलब कि जो उसका एब्डोमेन रीजन होगा मतलब कि पेट का जो रीजन होता है जितना भी वो किसी भी सपोर्ट में नहीं होगा। अगर हुआ ना तो उसके चेस्ट के नीचे एक पिलो दे देंगे बस, और उसके अलावा उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, रेक्टल एंड कोलोन एग्जामिनेशन, सिग्मोइडस्कोपी ये भी उसमें आ गया, कोलोनोस्कोपी में आ गया। और गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जितने भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में ये नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है, ठीक है। जितनी भी पोजीशन थी मेनली जो यूज़ की जाती है क्लिनिकल में वो हमने सारी कवर कर ली है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगे या एक दो पोजीशन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आप चाहते हो कि हम एक मतलब कि जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनमें कौन कौन सी ये पोजीशन दी जाती है उसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। उसके बाद या अगर आप चाहते हो कि मैं आप सबको एक PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें जितने भी प्रोसीजर है उनकी जितनी भी पोजीशन दी गई है और उनमें ये भी मेंशन किया होगा कि ये कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम में आया है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि मतलब कि एक हमारा जो नर्सिस का एक चल रहा है आंदोलन चल रहा है 80:20 के ख़िलाफ़, तो प्लीज़ उसमें भी आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर हमारा नहीं हुआ तो आगे आने वाली जितने भी फ्यूचर नर्स हैं उनका तो थोड़ा बहुत वो भला होएगा। आप देख के चलो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हैं जितने भी है वो सेम फ़ीस पे करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो सिर्फ फीमेल को क्यों भाई। मेरिट लिस्ट है जो अगर मेल पेशेंट के ज़्यादा नंबर आए हैं उससे कम नंबर में फ़ीमेल का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है। वैसे तो हम बात करते रहते हैं कि मेल और फीमेल मतलब कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर ये हमारे ही फील्ड में क्यों हो रहा है। और भी तो फील्ड है, अगर ऐसा है तो उनमें भी करो, लड़कियों को ज़्यादा वो दो।
ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे ना तो इस आंदोलन में मेनली आपको लड़कियां भी दिखाई देंगी, ठीक है। उन्हें तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तो बल्कि उनका तो फ़ायदा ही है कि अगर उन्हें कम नंबर आ रहे हैं फिर भी उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी लड़कों के मुकाबले। तो प्लीज़ आप सब भी अपनी आवाज़ उठाओ भाई इसमें आंदोलन में, ठीक है। धन्यवाद।